अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। चाहे आप बिगिनर हो या सिर्फ साइंस में इंटरेस्ट रखते हो, आज हम यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलें शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे: एटम बेसिक्स, इनसाइड द न्यूक्लियस, आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन और आखिर में न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सबसे पहले बात करते हैं एटम बेसिक्स की। हर चीज़ जो आपको अपने आसपास नजर आती है, आपकी स्क्रीन, आपकी चेयर, यहाँ तक कि आपकी अपनी बॉडी, सब एटम से मिलकर बनी है। एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा फंडामेंटल हिस्सा होता है। ये एटम्स इतने टाइनी होते हैं कि इन्हें हम नॉर्मल आंख से बिल्कुल नहीं देख सकते। और यहाँ एक हैरान कर देने वाली बात सुनिए, क्योंकि एटम के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, एटम का 99% से ज़्यादा वॉल्यूम बिल्कुल खाली होता है, लिटरली एम्प्टी स्पेस। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम मोस्टली एम्प्टी स्पेस हैं तो हम अपनी चेयर्स से नीचे क्यों नहीं गिर जाते? वो इसलिए क्योंकि एटम्स के नेगेटिव आउटर एजेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक इनविजिबल फोर्स शील्ड बना देते हैं। चलें अब इस एम्प्टी स्पेस के अंदर देखते हैं। एटम के बिल्कुल सेंटर में हैवी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पैक्ड होते हैं और उनके इर्द गिर्द टाइनी लाइट वेट इलेक्ट्रॉन्स तेजी से घूम रहे होते हैं। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उनका मास 1 AMU होता है। न्यूट्रॉन्स का मास भी सेम होता है, लेकिन उन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स, उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन उनका मास ना होने के बराबर है। अब चलते हैं एटम के बिल्कुल सेंटर की तरफ, इनसाइड द न्यूक्लियस। साइंटिस्ट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स यूज करते हैं। पहला है एटॉमिक नंबर, जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंपल है, सिर्फ प्रोटॉन्स की टोटल तादाद। ये किसी भी एलिमेंट का ID कार्ड है। अगर किसी एटम में 6 प्रोटॉन्स हैं तो वो कार्बन है, दैट्स इट। दूसरा है मास नंबर, यानी A, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का वेट नेग्लिजिबल है, एटम का सारा वजन इन्हीं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से बनता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है। अगर एटॉमिक नंबर से एक एलिमेंट की पहचान होती है, तो एक ही एलिमेंट जैसे कार्बन का वजन डिफरेंट कैसे हो सकता है? ये चीज़ हमें ले आती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है आइसोटोप्स। इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। नॉर्मल कार्बन, जिसे कार्बन 12 कहते हैं, उसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इसका एक आइसोटोप है कार्बन 14, जिसमें प्रोटॉन्स तो 6 ही हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स 8 होते हैं। यानी ये थोड़ा हैवी है, मगर क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेम हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नॉर्मल कार्बन जैसी ही रहती हैं। अब आप सोचेंगे कि इसका प्रैक्टिकल फ़ायदा क्या है? असल में कार्बन 14 एक अनस्टेबल आइसोटोप है। वक्त के साथ साथ ये एक प्रिडिक्टेबल रेट पर डिके करता है, जिसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। साइंटिस्ट इस प्रिडिक्टेबल डिके को बहुत क्लेवर तरीके से यूज करते हैं। इस टेक्निक को रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं, और इससे हम हजारों साल पुराने फॉसिल्स और आर्टिफैक्ट्स की एज मालूम कर सकते हैं। है ना अमेजिंग? नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। तो क्या होता है जब किसी हैवी न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा एनर्जी जमा हो जाती है? वो अनस्टेबल हो जाता है और ख़ुद को स्टेबल करने के लिए वो नेचुरल तरीके से रेडिएशंस इमिट करता है। इस प्रोसेस में मोस्टली 3 तरह की रेज या पार्टिकल्स निकलते हैं: अल्फा, बीटा और गामा। इन रेडिएशंस की पावर बिल्कुल डिफरेंट होती है। अल्फा पार्टिकल्स थोड़े हैवी होते हैं, यानी 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन से बने, इसलिए इन्हें एक आम पेपर या कुछ मिलीमीटर्स हवा भी आसानी से रोक सकती हैं। बीटा पार्टिकल्स हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पेपर को तो क्रॉस कर लेते हैं, मगर एल्यूमिनियम की एक शीट उन्हें रोक लेती है। लेकिन गामा रेज प्योर एनर्जी फोटॉन्स हैं। इन्हें रोकने के लिए थिक लेड यानी शीशे की मोटी लेयर चाहिए होती है। इस डीके प्रोसेस में एलिमेंट्स लिटरली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जैसे एक अनस्टेबल यूरेनियम एटम नेचुरली डीके होते होते आखिर में स्टेबल लेड बन जाता है। या फिर प्लूटोनियम 240 को ही देख लें। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की रिपल्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकाल देता है, जो असल में हीलियम न्यूक्लियस है, और यूरेनियम 236 में बदल जाता है। ये नेचर का अपना मैजिक है। चलें अब समझते हैं न्यूक्लियर फिजन को। नेचुरल डिके के बाद देखते हैं कि इंसान ने इस न्यूक्लियर एनर्जी को आर्टिफिशियल तरीके से कैसे कंट्रोल किया है। न्यूक्लियर फिजन में हम एक स्लो लो एनर्जी न्यूट्रॉन को एक हैवी यूरेनियम 235 न्यूक्लियस के साथ टकराते हैं। न्यूक्लियस उसे एब्जॉर्ब करता है, कंप्लीटली अनस्टेबल हो जाता है और 2 छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है। और यहाँ जादू होता है। इस प्रोसेस में 3 नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है।
یہ نئے نیوٹرونز مزید یورینیم ایٹمز کو سپلٹ کرتے ہیں اور ایک چین ریاکشن شروع ہو جاتا ہے جو پوری دنیا کے نیوکلیئر پاور پلانٹس کو چلاتا ہے۔ اور اب ہمارا آخری اور سب سے پاورفل ٹاپک، نیوکلیئر فیوژن۔ فشن تو زمین پر ہوتی ہے، لیکن کاسموس میں اس سے بھی بڑی انرجی کا سورس موجود ہے۔ نیوکلیئر فیوژن سٹارز اور ہمارے سورج کی اصل طاقت ہے۔ اس میں ہیوی ایٹمز کو سپلٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ ہلکے ایٹمز کو آپس میں کمبائن کیا جاتا ہے۔ سورج کے اندر ایکسٹریم پریشر اور ان امیجنیبل ٹیمپریچرز کی وجہ سے ہائیڈروجن کے آئسوٹوپس آپس میں فیوز ہو کر ایک ہیوی ہیلیم نیوکلیس بناتے ہیں، اور اس پروسیس میں جو انرجی نکلتی ہے وہ فشن سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اپنے ایگزامز کی تیاری کے لیے اس سمری کو یاد رکھیں۔ فشن کا مطلب ہے ہیوی ایٹمز کو توڑنا، اور یہی ہم ارتھ کے ریئیکٹرز میں یوز کرتے ہیں۔ فیوژن کا مطلب ہے لائٹ ایٹمز کو جوڑنا، جس کے لیے ایکسٹریم ہیٹ چاہیے، اور یہی نیچرلی سٹارز اور سن کو پاور کرتا ہے۔ فشن نیچر میں عام طور پر خود نہیں ہوتا، لیکن فیوژن ہر روز ہمارے آسمان میں سورج کی روشنی بن کر چمک رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، امید ہے اس ایکسپلینر سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یونیورس کی سب سے بڑی انرجی اصل میں ان مائکروسکوپک ایٹمز کے اندر چھپی ہے۔ پروٹونز، نیوٹرونز اور ان کی فورسز کو سمجھ کر ہی ہم بیسک میٹر سے لے کر سٹارز تک کے راز جان سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کے لیے ایک سوال، اگر ہم پاور پلانٹس میں ایٹم کو توڑنے یعنی فیوژن کو آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں، تو آپ کے خیال میں سورج کی فیوژن پاور کو ارتھ پر سیفلی کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کیا ٹیکنالوجیکل لیپس چاہیے ہوں گے؟ سوچئے، اگر ہمیں ان لمیٹڈ اور کلین انرجی مل جائے۔ اپنے آنسرز اور تھاٹس نیچے ضرور شیئر کریں، اور اس امیزنگ فزکس ورلڈ کو ایکسپلور کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔